वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीजेंड्स बायोसाइंस। तो चलिए ऑनलाइन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के चैप्टर का स्मरण करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन तथा आज का हमारा टॉपिक है प्रसव तथा दुग्ध स्रवण। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि हम अपने चैप्टर के किस चरण पर उपस्थित हैं। तो हम जानते हैं कि मानव एक सजीव प्रजक प्राणी है और सजीव प्रजक प्राणी जनन इकाइयों के द्वारा जनन करता है। यह जनन इकाइयाँ मानव के अंदर नर युग्मक तथा मादा युग्मक के नाम से जानी जाती हैं। नर युग्मक को हम लोग स्पर्म तथा मादा युग्मक को ओवम या अंडाणु के नाम से जानते हैं। यह दोनों आगुणित संरचनाएं होती हैं, आगुणित कोशिकाएं होती हैं। आगुणित अर्थात गुणसूत्रों की संख्या इनके अंतर्गत पैतृक कोशिकाओं की संख्या की अपेक्षा आधी होती हैं तथा निषेचन की क्रिया के द्वारा यह दोनों कोशिका आपस में मिलकर पुनः द्विगुणित हो जाती हैं। यह द्विगुणित कोशिका भ्रूणीय प्रवर्धन के द्वारा एक पूर्ण विकसित गर्भ का निर्माण करती है। निषेचन से पूर्व होने वाली सभी अवस्थाओं को हम लोग पूर्व निषेचन अवस्था के नाम से जानते हैं तथा निषेचन के बाद होने वाली सभी अवस्थाओं को हम लोग पश्च निषेचन अवस्था के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में हम पश्च निषेचन अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9 से लेकर 9.5 माह तक की होती है। इस पूरी अवधि को हम लोग गर्भावधि या गैस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। यह गैस्टेशन पीरियड जब पूर्ण हो जाता है, जब सगर्भता का अंत हो जाता है, तब यह पूर्ण विकसित गर्भ प्रसव की क्रिया के द्वारा बॉडी के बाहर आता है और इस संसार में अपनी पहली सांस लेता है। तो हम जानते हैं कि मानव का गर्भ गर्भाशय में विकसित होता है। यह प्रसव एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है, न्यूरो एंडोक्राइन रिएक्शंस के द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि इस दौरान बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सीक्रेशन या स्रवण तीव्र गति से होता है। प्रसव के लिए जो संकेत होते हैं वो सर्वप्रथम प्लेसेंटा, अपरा तथा फीटस यानी कि गर्भ के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह संकेत गर्भाशय में हल्के संकुचन को प्रेरित करते हैं। इन संकुचनों को हम लोग गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही माइल्ड कॉन्स्ट्रैक्शन होते हैं जो कि गर्भाशय में उत्पन्न होते हैं। यह संकुचन माता की पश्चपीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को निकलने के लिए उस पश्चपीयूष ग्रंथि को सक्रिय बनाते हैं। तो वो जो हार्मोन सर्वप्रथम सीक्रेशन होता है उसको हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। तो सबसे पहले प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भ ने माता के गर्भाशय के अंदर संकुचन को प्रेरित किया। यह संकुचन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहलाते हैं, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहलाते हैं। यह संकुचन माता की पीयूष ग्रंथि से, जो कि पश्च पीयूष ग्रंथि होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव को सक्रिय बनाते हैं। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय के अंतर्गत जो हो रहे संकुचन की गतियां हैं उनको और भी अत्यधिक तीव्रता से प्रेरित करता है। इस दौरान कार्पस ल्यूटियम से स्रावित रिलैक्सिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन गर्भ के संकुचन को तीव्र कर रहा है तथा इस दौरान कार्पस ल्यूटियम से उत्पन्न हार्मोन कार्पस ल्यूटियम, जिसको हम पीतपिंड के नाम से भी जानते हैं, से उत्पन्न हार्मोन रिलैक्सिन जब सीक्रेट होता है तो यह गर्भाशय तथा ग्रीवा या फिर श्रोणि मेखला हम बोल सकते हैं, जो फीमेल का पेल्विक कैविटी होता है, उस कैविटी तथा ग्रीवा जो कि गर्भाशय का मुख्य या फिर गर्भाशय का निचला भाग होता है, जिसको हम सर्विक्स के नाम से भी जानते हैं। सर्विक्स को शिथिल बनाता है या फिर इन कोशिकाओं को बहुत ही ज़्यादा ढीला कर देता है, जिसके कारण
लिगामेंट बहुत ही ज़्यादा ढीले हो जाते हैं और फिर प्रसव के दौरान शिशु को बॉडी के बाहर आने के लिए थोड़ी सहायता उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या है, शिशु आसानी से प्रसव की क्रिया के द्वारा बॉडी के बाहर आ जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं दुग्ध श्रवण के बारे में, जिसको हम लैक्टेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 हार्मोन का जिक्र किया है। पहला ऑक्सीटोसिन, जो कि पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हो रहा है। दूसरा कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन रिलैक्सिन। हम जानते हैं कार्पस ल्यूटियम मानव के स्त्री के अंडाशय के अंतर्गत बनने वाली एक संरचना है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो दुग्ध श्रवण सगर्भता की अवस्था में मुख्य हार्मोन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जो कि फीमेल हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं, तथा एस्ट्रोजन, इन हार्मोन के प्रभाव से जो फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड्स होता है, जिसको हम स्तन ग्रंथियां भी कहते हैं, उन ग्रंथियों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से स्तन ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है, तथा उस दौरान एक और हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसको हम प्रोलैक्टिन भी कहते हैं, तथा प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के भीतर लैक्टेशन शुरू हो जाता है। तो लैक्टेशन के लिए मुख्य रूप से जो हार्मोन उत्तरदायी है, उसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। यह प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध श्रवण के लिए अत्यधिक भूमिका निभाता है, जो कि शिशु के जन्म के अर्थात प्रसव के 24 घंटे के भीतर सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब दुग्ध जो है वो माता को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दुग्ध श्रवण के आरंभिक दिनों में, जब दुग्ध श्रवण हो रहा है, तो उसका जो प्रारंभिक समय है, उस समय में जो दुग्ध स्तन ग्रंथियों से निकलता है, उसको हम प्रथम स्तन्य के नाम से जानते हैं। इस प्रथम स्तन्य को हम अंग्रेजी में कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह कोलोस्ट्रम के अंतर्गत एक प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसको हम ग्लोब्यूलिन कहते हैं, और इसीलिए डॉक्टर लोग माता को सलाह देते हैं कि जन्म के 6 माह बाद तक माँ का पीला गाढ़ा दूध जो है वो पिलाएं। यह कोलेस्ट्रम जो होता है वो पीले और गाढ़े रंग का होता है, या ग्लोबुलिन के कारण होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है, यह कोलेस्ट्रम के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। इससे माता के शरीर में उपस्थित जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो प्रतिरक्षा में कार्य करती हैं, वह एंटीबॉडीज माता के शरीर से शिशु के अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि नवजात शिशु के अंतर्गत कोई प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित नहीं होती है। इसीलिए माता के शरीर से एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन प्रोटीन के माध्यम से नवजात शिशु के अंतर्गत आती है। यह नवजात शिशु को भांति भांति के संक्रमण से बचाती है। तो हम जान चुके हैं कि कुछ विशेष हार्मोन के स्राव से यह संपूर्ण क्रिया हो रही है। लैक्टेशन तथा पार्चुरेशन दोनों में हार्मोन्स की विशेष भूमिका होती है। यह हार्मोन नीट की परीक्षा के लिए अत्यधिक भूमिका निभाते हैं। तो इन सभी हार्मोन्स को हमें ध्यान में रखना है। जितने भी सारे हार्मोन्स हैं, कहाँ से यह सीक्रेट होते हैं, किस समय ये सीक्रेट होते हैं, यह जानकारी अपने पास रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।